आज पंजाब 16वें नंबर से भी नीचे गिर गया है। देखिए, सभी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, मगर मैं पिछले 55-60 साल से देखता आया हूं कि मैनिफेस्टो में जो कुछ लिखा होता है वो सारे का सारा आज तक कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की ज़ेरे क़यादत में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को 77 सीट्स हासिल हुई थी, वो भी अपने समय का एक रिकॉर्ड था। मैं जब डिप्टी स्पीकर था तो जो नए लोग जीत के आए थे हमने उनको 7-8 दिन के लिए ट्रेनिंग दी थी। एमएलए कामयाब हो के वहाँ असेंबली में गए हैं, कम से कम 15 दिन के लिए इनकी क्लास लगाई जाए। पाकिस्तान के अंदर आज भी मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो सारे दफ्तरों के अंदर लगी हुई है। देखिए, 1952 में जो पहला चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, 490 के करीब सांसद थे। आप हैरान हो जाएंगे, एक भी आदमी पर किसी भी तरह का कोई एलिगेशन नहीं था। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेता के पास जिनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं ऐसे नेता की जो पूर्व डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, जो 3 बार एमएलए भी रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, श्री प्रोफेसर दरबारी लाल जी, जो कि 70 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और इन्होंने अपनी आंखों के सामने अंग्रेजों को भारत छोड़ते हुए देखा। तो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आज प्रोफेसर दरबारी लाल जी से हम खास बातचीत करेंगे, राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे, पंजाब के बारे में बातचीत करेंगे, पंजाब की आवाम के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका लाइव भारत पर। हाँ, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। तो सर, जैसा कि आपने देखा कि समय पलटा अचानक से और यहाँ पर एक ऐसी पार्टी नई उभर के आई, आम आदमी पार्टी, जिसका कि पिछले 10 साल में कोई वजूद नहीं था। 10 साल में एकदम उभरी पार्टी और बड़े दिग्गज नेता इस पार्टी की हवा के आगे हार गए। तो पर पार्टी ने यहाँ पर अमृतसर की बात करें, शहर की, तो शहर में एक भी मंत्री नहीं दिया अमृतसर शहर से। देखिए, जहाँ तक पार्टी का सवाल है कामयाबी का, उसका मुख्य कारण ये रहा है कि केजरीवाल साहब और आप वालों ने एक नारा दिया कि आपने कांग्रेस को, अकालियों को और भाजपा को आप मौका फराहम करते रहे हैं, एक मौका आप हमको दीजिए। क्योंकि पंजाब के अंदर 1952 से लेकर के पिछले साल तक चुनाव से पहले या तो कांग्रेस को राज करने का मौका मिला या फिर अकाली और भाजपा की जो साझी पार्टनरशिप थी उनको मौका मिलता रहा है। तो लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आ गई कि चलो, हमने दोनों पार्टियों को पहले आजमाया है, अब एक मौका इनको भी दे के देखते हैं। ये बात धीरे धीरे लोगों के घर करती रही और अल्टीमेटली सारे पंजाब ने बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ आप पार्टी को कामयाब किया है। ऐसा मौका 1952 के पहले इलेक्शन में हुआ था, जब कांग्रेस को 93 सीट्स जो थी वो हासिल हुई थी। पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की ज़ेरे क़यादत में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को 77 सीट्स हासिल हुई थी, वो भी अपने समय का एक रिकॉर्ड था। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों की इच्छाओं, लोगों के जज्बात की तर्जमानी जो पार्टी करेगी, लोग नेचुरली उसको मौका देंगे, क्योंकि प्रजातंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है और लोग हमेशा, हमारे हिंदुस्तान में भी ये फलती फूलती आई है और भविष्य में भी ऐसा होगा। जहाँ तक सवाल है कि अमृतसर का, कि अमृतसर में किसी भी आदमी को 5 कैंडिडेट जो थे आपके, वो सभी के सभी कामयाब हुए और कांग्रेस के बड़े बड़े अच्छे नेता जो थे वो लूज कर गए। तो अमृतसर शिरोमणि शहर है और सिखों का नहीं बल्कि विश्व के लोगों के लिए ये एक ऐसा इंटरनेशनल सिटी है जहाँ दुनिया आके श्री दरबार साहब में, श्री दुर्गियाना, जलियांवाले बाग, राम तीरथ में आके माथा टेकती है। तो अमृतसर से कम एक आदमी ज़रूर मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि लोगों की बहुत सारी
मुश्किलात हैं, कठिनाइयाँ हैं दरपेश, उनको हल करने के लिए एक मिनिस्टर ज़रूरी था। पर सरकार के लिए क्या मजबूरी है या नेक्स्ट टाइम अगर वो मुनासिब समझें तो ज़रूर अमृतसर के लोगों को एक नुमाइंदगी जो है वो मिलनी चाहिए। नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, पर बात करें तो 30 साल से अमृतसर में ऐसा नहीं रहा कि मंत्री अमृतसर से ना हो। और दूसरी चीज़, जीतने के बाद अपनी विजय रथ यात्रा भी केजरीवाल और भगवंत मान ने अमृतसर से ही निकाली और अमृतसर को ही छोड़ दिया। देखिए, अमृतसर शहर के अंदर पहले चुनाव में जो 1952 में हुआ था, मैंने उन लोगों को भी देखा है। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जलियांवाला बाग के हीरो थे। डॉक्टर सत्यपाल को पहले असेंबली के स्पीकर बने, 1954 में वो गुज़र गए। उसके बाद कुछ चुनाव हुए जिसमें अमृतसर को मौका नहीं मिला, मगर ये बात फैक्ट है कि पिछले 30 साल से लगातार अमृतसर को नुमाइंदगी मिलती आई है। 1967 के अंदर सत्यपाल डांग भी मिनिस्टर थे, बलराम जी दास टंडन मिनिस्टर थे और डॉक्टर बलदेव प्रकाश मिनिस्टर। 3 मिनिस्टर 1967 में रहे। देखिए, सभी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, मगर मैं पिछले 55-60 साल से देखता आया हूं कि मैनिफेस्टो में जो कुछ लिखा होता है वो सारे का सारा आज तक कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और ना हो सकता है, क्योंकि ये नामुमकिन सी बातें कई बार कर दी जाती हैं। जैसे इन्होंने भी ये कहा कि हर पंजाबी को 300 यूनिट बिजली माफ़ होगी और घर के अंदर एक महिला को 3 महिलाओं को 1000 रुपया देंगे, 2500 रुपया पेंशन देंगे और भी किस तरह के वायदे किए। अब पंजाब की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि पंजाब पहले ही करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए के घाटे में है। ये कर्ज हमने लिया हुआ है। अगर फिर कर्ज लेकर के हम देते जाएंगे तो पंजाब पर कर्ज बढ़ता चला जाएगा। पंजाब के अंदर आमदनी कम हुई है क्योंकि इंडस्ट्री जो थी वो पंजाब से निकलनी शुरू हो गई, क्योंकि 2001 में वाजपेयी जी के ज़माने से उन्होंने जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड को ख़ास सहूलतें मुहैया कर दी और पंजाब के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो यहाँ से निकल के उन प्रदेशों में चले गए। पंजाब किसी समय इंडस्ट्री का बहुत बड़ी यहाँ हब थी और व्यापार का ये इंटरनेशनल केंद्र रहा है। अमृतसर ख़ास करके मैंने 1947 से लेकर के 1970 आगे तक भी पंजाब में किसी तरह की कमी नहीं रही है। मैं आपको और भी ऐड कर दूं कि पंजाब 20 साल हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में से अव्वल नंबर पर रहा है, 1 नंबर पर रहा है। इतनी खुशहाली थी पंजाब के अंदर। आज पंजाब 16वें नंबर से भी नीचे गिर गया है। आर्थिक कमज़ोरी आई है, लोगों की माली हालत ठीक नहीं है, कारोबार में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि उन लोगों की तनख्वाहें अच्छी हैं पर महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अमृतसर का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। हमारी बॉर्डर शहर है और यहाँ कोई अब बड़ी इंडस्ट्री भी कोई लगाने को तैयार नहीं है। पंजाब की कुछ स्थितियाँ ऐसी रही थी कि जैसे कि 1984 की बात करें तो इंडस्ट्री यहाँ से रवाना हो गई, पंजाब से बाहर की ओर रुक कर गई। लेकिन अब दोबारा जो इंडस्ट्री यानी 2002 के बाद दोबारा इंडस्ट्री आनी शुरू हुई थी, लेकिन फिर कुछ आंदोलन और पंजाब में ऐसी लहर, कुछ किसानों के आंदोलन की वजह से इंडस्ट्री ने दोबारा निवेश करना बंद कर दिया। जैसे कि पंजाब में ही अकेले कॉर्पोरेट घरानों का बहिष्कार करना शुरू किया था। देखिए, जब तक कोई बड़े इंडस्ट्री वाले यहाँ नहीं आएंगे तब तक काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बड़ी सेटबैक पहुंची है जब से ये समझौता हुआ है। ये जो निजीकरण है, उदारीकरण है, वैश्वीकरण है, क्योंकि चाइना से माल सीधा आना शुरू हो गया। तो चीन जो माल तैयार करता है वो बड़ा सस्ता पड़ता है, तो यहाँ तैयार करने में महंगा होता है। बिजली महंगी है, ज़मीन महंगी है और मज़दूर जो है वो महंगा है, ज़्यादा पैसे हासिल करना चाहता है। तो चीन वाले जो माल तैयार करते हैं सारे लोग उधर
चले गए और उन्होंने माल वहाँ से मंगवाना शुरू कर दिया, जिससे हमारी इंडस्ट्री को सेटबैक पहुँची है। क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये स्टेट की दो आंखें होती हैं, ये दोनों की दोनों कायम रखनी चाहिए। इससे खुशहाली आएगी, जिससे पंजाब का भविष्य उज्जवल होगा। पंजाब का भविष्य उज्जवल होगा, परंतु आपके आने के बाद सबसे पहले सरकारी दफ्तरों से फ़ोटो बदली गई। जो तस्वीरें सरकारी दफ्तर पे लगी होती थी, आज बदल के तस्वीरें भगत सिंह की, बाबा भीमराव अंबेडकर की लगा दी गई हैं। कहीं से रंजीत सिंह की फ़ोटो हटाई गई है, तो कहीं से अन्य की। देखिए, मुल्क की आज़ादी के बाद सारे हिंदुस्तान के प्रदेशों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगी होती थी। ये एक सारे मुल्क के अंदर एक परंपरा समझ लीजिए, या उस समय क्योंकि महात्मा गांधी ने पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ा किया और वो राष्ट्रपिता माने गए, इसलिए उनकी फ़ोटो सारे दफ्तरों के अंदर जहाँ चीफ मिनिस्टर साहब बैठते थे लगी होती थी। वक्त बदलता चला गया, कई लोगों ने उस फ़ोटो को हटा के धार्मिक जो लोग हैं उनकी फ़ोटो लगानी शुरू कर दी। उसके बाद फिर महाराजा रंजीत सिंह के बारे में फ़ैसला हुआ पंजाब, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े इलाके पर राज किया, हमें आज़ादी दिलाई। पेशावर से लेके दर्रा खैबर से लेकर के सतलुज दरिया तक उनका राज था और एक अच्छा शासन पंजाब के अंदर स्थापित किया। उनकी फ़ोटो पंजाब के हर दफ्तर के अंदर लगाई गई। तो अब का जो पहला सवाल था, अब उन्होंने मूर्ति लगाई सरदार भगत सिंह की और डॉक्टर अंबेडकर साहब की। अच्छा है, उनका मन है वो लगाएं, क्योंकि सरदार भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों को एक बार फांसी हुई थी। इन तीनों को अलग अलग करना ये नामुनासिब सी बात है। ये तीनों वो इकट्ठा रखना चाहिए था। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है हिंदुस्तान का, हम सब उनका सम्मान करते हैं। मगर एक बात याद रखनी चाहिए, आज पंजाब वाले ऐसा करते हैं, कोई यूपी वाले चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो लगाएंगे और बंगाल वाले सुभाष बाबू की लगा लेंगे। गुजरात वालों ने पहले ही सरदार पटेल को लगी, जबकि सरदार पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, ये इनके होम मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो पंडित जी को जो स्थान मिलना चाहिए था, वो ये पार्टियां धीरे धीरे इरोजन पैदा कर रही हैं। ये ठीक नहीं है, मुल्क के हित में नहीं जाता। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, 17 साल जेलों में रहे, उनको आप अगर नज़रअंदाज कर देंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी बाद में। पाकिस्तान के अंदर आज भी मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो सारे दफ्तरों के अंदर लगी हुई है, किसी ने आज तक नहीं हटाया। मगर भारत के अंदर ऐसा चल रहा है, क्योंकि जो पार्टी आती है वो अपनी मनमानी करती है, और जो लोग सारे मुल्क को यूनिफाई करते हैं, जोड़ते हैं, उनको जानबूझ करके नज़रअंदाज किया जा रहा है। यानी कि हर पार्टी का अपना नेता हो जाता है, हर स्टेट का अपना आदर्श हो जाता है। आज़ादी की लड़ाई लड़नी हो तो वहाँ भी आज़ादी सेनानी भी अलग हो जाते हैं। लेकिन हम बात करें तो आप आज पंजाब में आई है, लेकिन ऐसा कई दिनों में देखा भी जा रहा है कि आपके मंत्री अचनचेत कुछ तफ्तीश भी कर रहे हैं दफ्तरों में जाकर, कुछ कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी भी बातें फैल रही हैं कि आपके मंत्रियों को अपनी समर्था, शक्ति और सीमा तीनों का अभी तक अंदाजा ही नहीं है। उसका क्या कारण है? देखिए, मंत्री तो अभी आज उन्होंने सौगंध ली है। जितने भी विधायक जीत के गए हैं, उनकी अपनी एक इच्छा है, वो काम करना चाहते हैं। कई बार जल्दबाजी में कुछ काम हो जाते हैं, मगर मैं मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करूँगा कि जितने भी नए एमएलए कामयाब हो के वहाँ असेंबली में गए हैं, कम से कम 15 दिन के लिए इनकी क्लास लगाई जाए। एक एक्सपीरियंस आदमी जो पुराना हो वो इनको समझाए आप क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या किस काम को आपने अवॉइड करना है। मैं जब डिप्टी स्पीकर था तो जो नए लोग जीत के आए थे, हमने उनको 7-8 दिन के लिए ट्रेनिंग दी थी ताकि उनको किसी तरह की मुश्किल ना आए, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा होता रहता है
जब भी चुनाव होते हैं 60% लोग लूज कर जाते हैं और नए लोग आ जाते हैं जो बाकी कुछ पुराने रह जाते हैं। तो इस तरह इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपनी लोगों की आवश्यकता के अनुसार हर चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जो कोशिशें तो जारी रखनी चाहिए, कोशिशें अक्सर बदलाव लाती हैं, लेकिन बात करें तो 117 सीटों में से ऐसा भी प्रचलन है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि 117 सीटों में से जीते हुए 58 कैंडिडेट, जो कि 58 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दागदार हैं आपकी पार्टी में, और आपका दावा आप सरकार, आपकी सरकार और ईमानदार सरकार। देखिए 1952 में जो पहला चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, 490 के करीब सांसद थे। आप हैरान हो जाएंगे, एक भी आदमी पर किसी भी तरह का कोई एलिगेशन नहीं था, कोई उनमें से क्रिमिनल नहीं था। बड़े साफ पाक दामन वाले आला इंसान थे। अब आहिस्ता आहिस्ता प्रदेशों में क्या हुआ कि प्रदेशों ने ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने पार्टियों ने टिकट दी, जिनमें से पहली बार पंजाब के अंदर 117 में से 58 जो विधायक हैं उनके ऊपर ये एलिगेशन है, बल्कि वो आपराधिक छवि के हैं। आपराधिक छवि के आदमी से ये तवक्को नहीं की जानी चाहिए कि ये आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। ये पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि टिकट देने से पहले उनके करैक्टर की वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी। मगर पंजाब के अंदर इतनी तादाद में कभी भी इस तरह के क्रिमिनल छवि वाले लोग असेंबली में नहीं पहुंचे जितने पहली बार पहुंचे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मुख्यमंत्री को ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, ताकि समाज जो है, पंजाब जो है वो ठीक तरह चले, पंजाब के अंदर ऐसी पोजीशन पंजाब की ख़राब ना हो। पंजाब की पोजीशन ख़राब ना हो, लेकिन एक और समस्या निकल के आ रही है कि जैसा कि नई सरकार आई है, नई सरकार को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आगे, और दूसरी पंजाब के लिए आने वाला समय आप कैसा देखते हैं? पंजाब में पहली बार मुफ्तखोरी के नाम पर चुनाव हुआ है, चाहे कांग्रेस थी, चाहे अकाली थे और चाहे आप वाले थे। मुफ्तखोरी अगर ठीक होती तो पंडित जी के ज़माने में भी ये सवाल पैदा हुआ कि लोगों को मुफ्त चीज़ें सप्लाई की जाएं। तब राशनिंग थी, जो रिफ्यूजी बाहर से आए थे उनकी मदद होती थी। जिस समय आप मुफ्त चीज़ें बांटनी शुरू कर देंगे, मुफ्त खाने वाले काम करना बंद कर जाएंगे। मैंने ये खुद देखा है। जिस समय मनरेगा शुरू हुआ तो शुरू में 100 रुपया लोगों को मिलने लगा। एक परिवार के अंदर अगर बिहार में 200 रुपया मिल गया तो 200 रुपये में महीना उनका चल सकता था। हमारे पंजाब के अंदर जो एग्रीकल्चर लेबर थी उसकी कमी हो गई, क्योंकि यूपी से, बिहार से लोग आके खेतों में काम करते थे, इसी तरह इंडस्ट्री में काम करते थे। लुधियाने के अंदर 2.5 लाख मज़दूरों की कमी हो गई और पंजाब के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक गांव के लोग इकट्ठे होकर दूसरे गांव में जाके उन्होंने जो चावल है उसको, जिसको बोलते हैं कि बीजा, और दूसरे गांव वालों ने फिर उनके गांव में ऐसा आके काम किया। तो मुफ्तखोरी आप करिए, जो गरीब आदमी है उसकी मदद करना सरकार का प्रथम फ़र्ज़ है। अब इन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली मुआफ़ कर देंगे। बिजली मुफ्त में तो पैदा नहीं होती। कोयला 10,000 रुपया क्विंटल महंगा हो गया है। हमारे पंजाब के अंदर 2 यूनिट जो है उन्होंने कोयला ख़रीदना बंद कर दिया है। कल को बिजली का उत्पादन कम होगा तो फिर बिजली लोगों को मिलेगी कैसे? अब जो चीज़ पैसे लगा के आप बनाते हैं, आप मुफ्त उसको किस तरह बांट सकते हैं? आप ज़रा कीमत कम कर ले ताकि सब लोगों को कम कीमत पे मिले। अब 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का मतलब ये है कि टोटल सिस्टम जो है उसको ही बिगाड़ के रख देना। अब देखते हैं कैसे करते हैं। फिर उन्होंने कहा 1,000 रुपया हम घर में देंगे, महिलाओं का
ख्याल था मुफ्त में 3,000 रुपया आना है, चलो इनको इस बार वोट दे के देखिए, 2500 रुपया पेंशन सबको मिलेगी, और भी कई तरह के उन्होंने प्रॉमिसेस किए कि एक नया वो कार्ड बनाएंगे, उस पर देखेंगे किस किस के पास क्या क्या है, इनके घर में पंखा है, फ्रिज है, टेलीविज़न है, गाड़ी है, स्कूटर है। अब सरकार क्या नियम बनाती है ये तो बाद में पता चलेगा। अब जिसके घर में पंखा भी नहीं है तो वो बिजली क्या करेगा, वो उसको तो ज़रूरत नहीं है बिजली की, बिजली तो उसको ज़रूरत है जिसके घर में पंखा है। आज टेलीविज़न हर घर के अंदर है, गरीब से गरीब आदमी के पास भी है, तो फिर आप उसको बिजली फ्री नहीं देंगे तो फिर आपने प्रॉमिस क्यों किया बिजली फ्री देने का। तो अगर बिजली फ्री देने का प्रॉमिस किया है तो सारे पंजाब में 300 यूनिट सबको फ्री बिजली दी जाए, ताकि सब लोग इसको फ़ायदा लोगों को हो, और लोगों को 1,000 रुपया दिया। अब रुपया इतना आएगा कहाँ से, सवाल तो ये है। पंजाब के पास है क्या? यही सवाल मैंने मनीष सिसोदिया जी से भी पूछा था कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर टैक्स की रिकवरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पंजाब में सब्सिडी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। पंजाब में किसान है, दिल्ली में इंडस्ट्री है। पंजाब में किसान की खेत है तो दिल्ली में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं जो टैक्स देते हैं, लेकिन किसानों को सब्सिडी चाहिए। तो ऐसी स्टेट में जहाँ सब्सिडी देनी पड़ती है वहाँ आप फ्री बिजली, पेंशन, ये कैसे मैनेज करोगे? देखिए, हमारे किसान जो हैं उन्होंने इतनी मेहनत की पिछले सालों से। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में 1923 से अंग्रेज़ों के ज़माने से हम अनाज बाहर से मंगवाते थे। हमारे देश के अंदर जो अनाज पैदा होता था उससे हमारा सबका गुजारा नहीं होता था, तो ब्रिटिश टाइम में ये अनाज हम बाहर से मंगवाने लगे। पंडित जवाहरलाल के ज़माने में प्रताप सिंह कैरों पंजाब के उस समय मुख्यमंत्री थे, यह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लुधियाना में स्थापना की गई। तो उस समय हमने एक ड्वार्फ कणक, यानी जो बौनी कणक है, पहले कणक बहुत ऊंची होती थी, लंबी होती थी, उस कणक को ईजाद की और एग्रीकल्चर के अंदर एक क्रांति आ गई जिसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से इतना अनाज पैदा हुआ कि 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ज़माने में पहली बार हमने बाहर से अनाज मंगवाना बंद कर दिया। तो ये पंजाब के किसानों की करामात थी, उनकी मेहनत थी, जो लगातार वो करते आए। उन्होंने हिंदुस्तान के भंडार भर दिए। अब उनको बिजली और पानी हम फ्री सप्लाई करते हैं, तो सारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बिजली फ्री है। दिल्ली के अंदर तो फ्री नहीं है, वहाँ वो उनसे पैसे लेते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक प्रपोजल भेजा है कि ये जो फ्री बिजली है इसको बंद किया जाए, मगर पंजाब के अंदर ये अब चल रहा है। फिर हमने जो हमारे एसटी गरीब लोग हैं उनके लिए भी 200 यूनिट बिजली फ्री की हुई है। सो ये प्रॉब्लम तो एक है। अब सरकार इसको किस तरह तय करना चाहती है ये उनको सोचना होगा, मगर सरकार के सामने कुछ चुनौतियां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाब में से पहले जो लोग यहाँ से गए हैं, कनाडा में, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया और देशों में गए हैं, वो वहाँ कमाई करके धन पंजाब को भेजा करते थे। मगर पिछले कुछ सालों से हमारे विद्यार्थी अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। इस तरह पंजाब से 29,000 करोड़ रुपया हर साल बाहर जा रहा है, और हमारे विद्यार्थी भी जा रहे हैं, हमारा टैलेंट भी बाहर जा रहा है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। जो काबिल बच्चे हैं वो पंजाब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर अगर कोई PhD भी कर लेता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चुनौती उनके सामने आएगी बेरोज़गारी की। बेरोज़गारी को कैसे दूर करना है, एजुकेशन बढ़िया कैसे पंजाब में मुहैया करनी है, ताकि हमारे बच्चे पंजाब में पढ़ाई करके तो रुपया जो बाहर जा रहा है वो रुपया हम रोक सकें। बहुत बड़ी अमाउंट है, कहना आसान है। 29,000 करोड़ रुपया किसान अपनी ज़मीन बेचता है,
ज़मीन गहने डालता है, अपने गहने बेचता है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज रहा है, उसका इंतज़ाम किया जाए। जहाँ तक स्कूलों का सवाल है, पंजाब सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय में, सिंगला जी जब एजुकेशन मिनिस्टर थे, पंजाब के स्कूलों में क्रांतिकारी तब्दीली आई। जो ख़ास करके सरकारी स्कूल है, किसी तरह की कमी नहीं रही, बच्चों को किताबें फ्री मिलती हैं, वजीफ़ा उनको मिलता है, हर तरह की चीज़ उनको मुहैया की जाती है, दोपहर का खाना उनको दिया जाता है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और हम उनको अच्छी एजुकेशन दे सकें। प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो प्राइवेट स्कूलों की तो इमारतें पहले ही बहुत अच्छी बनी हुई हैं। तो इस तरह कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ कमियां भी रह गई। तो जो सरकार करना चाहती है करे खुल के, और इंडस्ट्री लाए पंजाब के अंदर, जो बाकी प्रॉब्लम है उनको हल करे, तभी तो इनका काम बनेगा ना, अगर ठीक काम करेंगे तो। और नहीं तो लोग तो अब 1 मिनट में चेंज कर लेते हैं अपने आप को। मैं ये समझता हूँ ये नई सरकार है, हमारी शुभकामनाएं उनको हैं कि वो अच्छा काम करें, ईमानदार आदमी रहे, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी अगर ईमानदार होगा तो ईमानदारी की खुशबू सारे पंजाब में जाएगी। अगर पॉलिटिकल आदमी अपने स्टैंडर्ड से गिर जाएगा, दौलत इकट्ठी करने लगेगा, तो उससे पंजाब का जो मोरालिटी है उसको बड़ी ठेस लगेगी, क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख आदमी की भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो उम्मीदवार है वो मिलनसार हो, वो हमारे काम जो हैं उनको हल करे, हमारी समस्याओं को, हमारे शहर की, गांव की, जहाँ जहाँ भी लोग हैं, तो वो उनसे आस करते हैं कि वो नहायत ईमानदारी से और सकारात्मकता से, सृजनात्मकता से हमारे काम करे और पंजाब जो है उसका उज्जवल भविष्य बने, हम पंजाब वाले फिर 1 नंबर का स्थान हासिल कर सकें। तो बहुत बड़ी बात की है कि पंजाब वाले 1 नंबर का स्थान हासिल कर सके, और वो तभी हो सकता है जब पंजाब में इंडस्ट्री आएगी, पंजाब में रोजगार आएगा और पंजाब का यूथ बाहर नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है पंजाब की। पंजाब का यूथ बाहर जा रहा है पढ़ाई के नाम पे या सेटल होने के नाम पे। ये पंजाब का यूथ नहीं जा रहा, पंजाब से पैसा नहीं जा रहा, पंजाब का भविष्य बाहर जा रहा है। आज कनाडा में मिनी पंजाब बन गया है। कारण यही है कि पंजाब में वो सुविधाएं नहीं मिलती जो लोग विदेश जाके सुविधाएं लेते हैं। पंजाब में वो, हिंदुस्तान में वो पढ़ाई नहीं मिलती जिसके लिए लोग विदेश जाते हैं। हाल ही में देखा यूक्रेन और रूस के युद्ध में डॉक्टर बनने की, डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए लाइन लगा के लोग जा रहे हैं, लाइन लगा के स्टूडेंट यूक्रेन जा रहे हैं। क्या वो पढ़ाई हिंदुस्तान में नहीं दे सकते? हिंदुस्तान की पढ़ाई इतनी महंगी ही क्यों? जो विदेश का रुपया हिंदुस्तान से महंगा है पर पढ़ाई क्यों सस्ती? हिंदुस्तान में पढ़ाई, रुपया कम है लेकिन पढ़ाई क्यों महंगी? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ के प्रशासन से, यहाँ की सरकारों से। दूसरा, पंजाब को बचाना है तो पंजाब की आवाम को यहाँ रोकना होगा, पंजाब के यूथ को यहाँ रोकना होगा। पंजाब में यूथ को बचाने के लिए उसको शिक्षा स्तर देना होगा, शैक्षणिक संस्थान देने होंगे और साथ में रोजगार देना होगा। बहुत ही जरूरी है पंजाब को बचाना। आज पंजाब में इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है, तो आने वाली सरकार के लिए भी सबसे बड़ी समस्या यही है कि पंजाब में इंडस्ट्री कैसे लाएं। वो चुनौती भी है और उनको इस चीज़ का सामना भी करना पड़ेगा कि पंजाब में इंडस्ट्री को लाया जाए और पंजाब से यूथ को बचाया जाए। तो ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े लाइव भारत के साथ आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद थे प्रोफेसर दरबारी लाल जी। इनके साथ हमने राजनीति पर बात की और फिर इसी तरह किसी और मुलाकात के साथ हम दोबारा रूबरू होंगे। तो आपके सम्मुख बने रहें लाइव भारत के साथ। कैमरामैन सुखविंदर कोहली के साथ कैलाश प्रजापति की रिपोर्ट।